अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार्लिंग का मेजबान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी। बच गई पीएम की हुक्मरानी हो, बच गई पीएम की हुक्मरानी। अब बनेगी जेआईटी और होगी फिर वही कहानी। बच गई पीएम की हुक्मरानी, बच गई पीएम की हुक्मरानी। हुक्मरानी हो हुक्मरानी। वाह डार्लिंग, पनामा के फैसले पर तुम्हारा तबसरा लाजवाब है। बाबे आप तो जानते हैं कि डार्लिंग का हर जो तज्जिया होता है वो लाजवाब होता है। जरा ये तो बताएं कि किसके हक में फैसला आया है और किसके हक में नहीं आया, क्योंकि मिठाइयाँ तो दोनों बांट रहे हैं। यार बात यूं समझ में आ रही है कि अदालत ने ना किसी के हक में फैसला दिया है और ना किसी के खिलाफ, बल्कि अदालत ने तो जीटीआई बना दी है ताकि तफसील में तहकीकात हो सके। और डॉक्टर साहब जेआईटी क्यों दी है? इसका मतलब होता है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। डिप्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तहकीकाती इदारा नहीं है, इसलिए उसने ये सोचा कि बगैर तहकीकात के किसी के खिलाफ फैसला नहीं सुनाना चाहिए, उसने जीआईटी बना दी। बाबे असल फैसला तो ये था कि वजीर आजम रहते हैं या जाते हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो नून लीग जीत गई है ना, उनके वजीर आजम तो रह गए हैं ना। ये ठीक है कि मजमूई लिहाज से रिलीफ नून लीग को ही मिला, और ये भी तो देखो कि 5 जजेस में से 2 जजेस ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फैसला सुनाया और बाकी के जो 3 जज थे उन्होंने उस फैसले की मुखालफत नहीं की, बल्कि तहकीकात पर जोर दिया। वो तो ठीक है, पर जरदारी साहब की मैंने समझ नहीं आई, उन्होंने सीधा सीधा इनकी मुखालफत कर दी है इस फैसले की। क्यों डिप्टी, ये ज्यादती है। हर जमात ने कहा था कि वो अदालती फैसले को खुले दिल से कबूल करेगी, मगर मेरी समझ से बाहर है ये बात कि जरदारी साहब ने जो ऑनरेबल कोर्ट के फैसले पर रिमार्क्स पास किए हैं वो काबिल मजम्मत है। डार साहब, जरदारी साहब का पॉइंट ये है कि जेआईटी जो है वो उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल होगी जो हुकूमत के मुलाजिम हैं। वो कैसे अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं जो वजीर आजम के मुताबिक हैं? देखो डार्लिंग, इदारों पे एतबार होना चाहिए, क्योंकि हर इदारे में अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं। हमें ये नहीं सोचकर बैठ जाना चाहिए कि सारे का सारा ही सिस्टम करप्ट है और फिर ये कोर्ट का फैसला है, कोई नवाज शरीफ साहब की अपनी ख्वाहिश नहीं। गल ते मियां साहब पहले दिन तो कहते पे ने कि तहकीकाती जो कमीशन है वो बनना चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, अब ये बात मियां साहब ने नहीं अदालत ने कही है, और अदालत जो बात कहती है डिप्टी, उसका मतलब होता है कि इंसाफ के तकाजों के मुताबिक केस को हैंडल किया जाए। ये जेआईटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक होगी, हुकूमत के नहीं। वैसे डार साहब, मियां साहब जो है इस फैसले से बहुत खुश है। आपने मेरा ख्याल है वो तस्वीर नहीं देखी जिसमें शहबाज शरीफ साहब मियां साहब को मुबारक दे रहे हैं और साथ परवेज रशीद खड़े हैं। फैसले तो खुश ने कि थोड़ा सा टाइम मिल गया, इस गलो खुश ने। खुश होना तो हर शख्स का हक है, और वैसे भी दोनों भाइयों में बड़ा प्यार है, खुश तो होना चाहिए। और नाले खुश थे खान साहब भी बड़े ने, वो समझते ने फैसला साडे हक च आया। यार खान साहब इसके अलावा क्या भी कह सकते हैं? एक तरफ तो वो फैसले को अपने हक में समझ रहे हैं और फिर दूसरी तरफ ढके छुपे लफ्जों में फैसले पर तनकीद भी कर रहे हैं। गल ताड़ी बड़ी वड्डी हुंदी है। वो खान साहब ते भी कह रहे ने कि अखलाकी तौर ते वजीर आजम नू इस्तीफा दे देना चाहिए। यार अखलाकियात को कौन देखता है इधर? खान साहब को अगर देखो ना तो वो खुद बड़ी कमजोर पिच पे खड़े हैं। सियाने कहते हैं कि सियासत में इखलाक नाम की कोई चीज नहीं होती। अब ऐसी बात भी नहीं है डार्लिंग, इखलाकियात सियासत का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं। ये अलग बात है कि हमारे सियासतदान इसे कुछ नहीं समझते। ओ बाबे छोड़े इस बात को, जो जबान आजकल सियासत में इस्तेमाल हो रही है, जरा आप सुने, आपके कानों में से धुआं निकलेगा। भाई जब हर चीज जातियात के लिए इस्तेमाल की जाए फिर तो ऐसा ही होगा। वो तो ठीक है, पर डालेगी जी मैनू ये दसो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेआईटी जी ना वो रिपोर्ट अपनी 60 दिनों के अंदर अंदर पेश करे,
हूं की होएगा? भाई होना क्या है, रिपोर्ट पेश होगी और हर 15 दिन के बाद जो वो रिपोर्ट लाएंगे ना उसका मुआयना सुप्रीम कोर्ट किया करेगा। और क्या होना? इसका मतलब है कि मियां साहब ने क्लीन चिट मिल जाएगी। भाई चिट से क्या होना है, उनको पूरा चिट्टा सफेद कागज मिलेगा। दस्ता दस्ता कागजां दा अनारा दस्ती। भाई क्या बोंगिया मार रहे हो? रिपोर्ट अभी आई नहीं और तुम लोगों ने तबसरा शुरू कर दिया। ये तुम ही जैसे लोग थे जो पनामा केस के दौरान अपने अपने फैसले सुनाते रहे। अब सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। और डॉक्टर साहब मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि तहकीकाती कमेटी बनेगी। क्यों अपना डिप्टी, मैंने तुम्हें भी बताया था ना। मैंने दसिया सी पर तुसी ते मैनू दसिया सी मियां साहब ना अहल हो जाएंगे। ओ यार इसका मतलब यही था कि तहकीकाती कमेटी बनेगी। बिल्कुल, पर तुसी ते क्या यार मैंने जो कहा था समझा कर। अब जरा ये तो बताएं कि ये जो 2 लफ्जों का फैसला हम लोगों ने सुना है वो 500-600 सफ़े में कैसे लिखा गया जी? भाई जो तुम लोगों ने सुना है वो तो एक मजमूई फैसला है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज के बारे में तफसील से लिखा है उस फैसले में। लो बाबियों, कुछ तफसील मेरी जुगनी में भी शामिल है। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक तफसीली जुगनी पेश करूं। हाँ क्यों नहीं। कन्ना सुने नवाज को बड्डो के ओ होई भी जो के जो ओ पीर मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्ला सच्चियां कहंदी है बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। ख़वातीन और हज़रात, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। मेरे रश्के कमर पानामा का सफर हुआ कुछ मुख्तसर तो मजा आ गया। मेरे खान सबर थोड़ा और सबर JIT बन गई है मजा आ गया। वेलकम बैक नाजरीन। कॉमेडी लेजेंड मोइन अख्तर साहब ने मेरे प्रोग्राम डार्लिंग में मेरी बड़ी तारीफ़ें की और मुझे बड़ी दुआएं दी, और मैंने भी उनकी सेहत और तवील उम्री के लिए अल्लाह के आगे हाथ उठाए। आज मोइन अख्तर साहब हम में मौजूद नहीं हैं, मगर मेरा ईमान है कि उनका फ़न, उनकी बातें, उनका ज़ाती कंडक्ट हमें हमेशा याद रहेगा और वो हम में मौजूद रहेगा। तो आइए नाजरीन, मैं आपको उनका आखिरी इंटरव्यू दिखाता हूं जो ऑनलाइन मैंने उनसे अपने प्रोग्राम में किया।
लो बे डार्लिंग, आज जिस शख्सियत को मैं लाइन पे ले रहा हूं, इनके बारे में सिर्फ इतना कहना ही काफी है कि दिलीप कुमार साहब भी इनके बहुत बड़े एडमायरर हैं। फिर तो वन एंड ओनली हुए। आइए बात करते हैं मोइन अख्तर साहब से। मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम डार, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बारे में कहा जाता है कि आप इंतहाई ज़हीन, देखने में महीन, परस्तारों का यकीन, परवाज में शाहीन, कॉमेडियंस के नगीन। हमारे मोइन, आपकी क्या राय है इन सब बातों के बारे में? ये तो इतने सारे अलकाबात आपने दे दिए, अब मुझे इन अलकाबात पे पूरा उतरने के लिए बड़ा वक्त दरकार होगा। बहुत शुक्रिया। मोइन साहब, कभी कभी मुझे आप डबल पर्सनैलिटी के शिकार लगते हो। यानी आपके हल्का अहबाब में अनवर मकसूद जैसे अदबी मिजाज निगार भी शामिल हैं, और दूसरी तरफ चांदपुरी जैसे गैर निसाबी मखौलिए भी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बुरी बात है ये चांदपुरी इस बात का बहुत बुरा मानेंगे, और वो मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं और आपके भी बहुत गहरे दोस्त हैं वो। और जैसा आप कहते हैं कि मैं दोहरी शख्सियत का मालिक हूँ, हो सकता है आप ठीक कहते हो, क्योंकि यकीनन एक रुख तो वो है जो कैमरे के सामने होता है, और दूसरा रुख वो है जो अपनी आम जिंदगी का होता है। मोइन साहब, मेरे समेत और भी फनकारों का ये कहना है कि आपका ये काम ऐसे ही है जैसे सोने की तारों का काम है। यानी हीरे और जवाहरात का ये बारीक काम जो आप अदाकारी और कॉमेडी में करते हैं, ये सीखा कहाँ से आपने? ये जो सोने के बारीक काम का आपने कहा है, ये सिर्फ वही कह सकता है जो बड़ा हुनरमंद आदमी हो, जो उसको उस आंख से देखे, क्योंकि बहुत सी बारीकियां जो हैं वो लोगों की समझ में नहीं आती। वो उसे सिर्फ एक एक्टर या एक आर्टिस्ट जो खुद बहुत अच्छा परफॉर्मर हो, वो उसको नोटिस कर सकता है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अगर आपने या मेरे कुछ साथियों ने अगर इसको नोटिस किया है कि मैं बेल बूटे लगाता हूँ, बारीक तार वाला काम करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मोइन साहब, अब डार्लिंग आपसे कुछ फास्ट फॉरवर्ड सवाल करेगा। चल बे डार्लिंग, शुरू हो जा। अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे मोइन अख्तर को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। वो इसी तरह पाकिस्तान कॉमेडी 11 का कप्तान बना रहे। वे डारिया तेरी वड्डी मेहरबानी, तू मनु कॉमेडी दा कप्तान आख्या। ए डारिया तू मनु खुश कीता, मेरे दिल नू खुश कीता। ओ तू भी सलामत रवे, जे तेरे नाल दे ने ओ भी सलामत रहन। ते मैं जे कॉमेडी दा कप्तान होया ते तू सिलेक्टर होया, मेरी दुआ है कि तू सिलेक्शन तो अगे जाके ओ तू चेयरमैन बने। और तू है ही चेयरमैन। तेरे कोलो बड़ा सिखिया, तेरे कोलो बड़ा सिखिया। किन्ने नवे नवे आने वाले तेनू फॉलो कर देने। वे डारिया तेरी मेहरबानी, तेरी किते दा, तेरी किते दा, तेरी किते कुन्ना किते दादा टितदा। मोइन भाई, आजकल बड़ी फिल्मी हीरोइन ने परवेज मुशर्रफ की पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। आपकी कोई दिलचस्पी है इस बारे में? नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एक पार्टी बनाऊं और उस पार्टी में मैं टी पार्टी रखूं, और उस टी पार्टी के अंदर जो पार्टी आए वो अपनी अपनी पार्टियों को साथ लेके आए, और फिर जब सारी पार्टियां एक जगह जमा होंगी तो जो एक पार्टी होगी तो वो क्या पार्टी होगी। मोइन साहब, पाकिस्तानी फनकारों में इंडिया से सर्टिफिकेट लेने की रस्म बड़ी पुरानी है। आपने कभी ऐसी शाउरी कोशिश क्यों नहीं की? ये मैं सर्टिफिकेट लेके उस वक्त हार चुका हूँ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ठीक नहीं थे। मैं जब से ये करता रहा हूँ और बहुत किया है। और देखिए, ये एक टेलीविज़न एक मीडियम है, यहाँ से करें, वहाँ से करें, अमेरिका से करें, लंदन से करें, बरतानिया, जिस जगह से चाहें आप करें। तो ये उसकी शाखें हैं,
और ये एक थोड़ी सी एक ग्रेस हो जाता है कि पाकिस्तान से बाहर जाके आपने हॉलीवुड में भी किया, बॉलीवुड में भी किया, लॉलीवुड में भी किया। तो ये कोई बहुत काबिल फ़ख्र कारनामा नहीं है, लेकिन यकीनन इससे असर तो पड़ता है कि जाके आपने इंटरनेशनल मार्केट में काम किया है। मुइन साहब, आपने तो हमेशा लोगों को हंसाया और माशाल्लाह खूब हंसाया। यानी आप जैसा काम कोई नहीं करता अल्लाह के फजल से। मगर मुझे ये बताएं कि आपको भी किसी ने हंसाया कभी? यानी किसी फनकार के आप भी पंखे हैं, मेरा मतलब फैन? मुझे बहुत लोगों ने हंसाया। मुझे डार आपने हंसाया, मुझे लहरी साहब ने बहुत हंसाया, मुझे रंगीला साहब ने बहुत हंसाया, मुझे मुनव्वर ज़रीफ साहब ने बहुत हंसाया, और मुझे खलीफा नज़ीर ने बहुत हंसाया, और मुझे उमर शरीफ ने बहुत हंसाया, मुझे चांदपुरी ने बहुत हंसाया, मुझे अनवर मकसूद ने बहुत हंसाया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़ा हंसाया मुझे। मुइन साहब, आपको भी डार साहब की तरह सूट बदलने की आदत है? आपके पास सूटों की वैरायटी ज्यादा है या वजीर आजम गिलानी साहब के पास? साहब, उनके मैंने अब तक जितने सूट सिलवाए होंगे, उनके एक सूट में मेरे उतने सूट सिलेंगे। तो मैं तो साहब उनका तो मुकाबला ही नहीं कर सकता। उनके पास यकीनन बहुत होंगे, और मेरे पास हैं। एक ज़माने में बहुत सूट थे, अब भी हैं, बहुत सूट हैं, बहुत सूट पहनता हूँ और मुझे शौक़ भी है। और आपने बहुत कम मुझे बगैर सूट के देखा होगा। और अगर देखे जाए ईमानदारी से ये बात, तो शो बिज़नेस में एक एंटरटेनर को सूट में प्रेजेंटेशन करने का जो सेहरा है, शायद वो मेरे ही सर जाता है कि मैंने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया। उस ज़माने में कॉन्सेप्ट ही नहीं था सूट पहनने का। मुइन साहब, आप जरा सच सच बताएं कि किसी को सरेआम डार्लिंग बनाने पर यकीन रखते हैं या किसी खुफिया डार्लिंग के असीर होने में इत्मीनान महसूस करते हैं? भाई बात यह है, देखिए मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ मैं नाना बन गया हूँ, मेरे नवासे नवासियाँ हैं। अब ये बातें उस वक्त की थी जब मैं छोटा सा था या यंग था। बात यह है कि डार्लिंग, और आपसे बड़ी डार्लिंग और कौन हो सकता है जो लोगों को इतना खुश करते हैं, हंसाते हैं। यू आर अ डार्लिंग। मुइन साहब, आपने आवाम के साथ साथ हुक्मरानों को भी हंसाया। किस वजीर आजम या सदर की तबाह आपने फनकाराना पाई? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, इस ओहदे पर जब लोग चले जाते हैं तो वहाँ इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें कि फिर वो हर चीज़ को बहुत आसानी से उसमें मोल्ड हो जाते हैं। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस रहा है हेड ऑफ द स्टेट्स का, मेरा ख्याल है वो ज़्यादातर लोग फनकार नवाज और आर्ट और कल्चर की कदर करने वाले लोग थे और हैं। मेरा ख्याल है ऐसा रहना भी चाहिए। मुइन साहब, जरा ये बताएं कि आपको प्रोग्राम डार्लिंग कैसा लगता है? देखिए, मैं आपको डार कहता हूँ, आप मुझे मोइन कहते हैं, लेकिन टेलीविज़न पर थोड़ा सा लिहाज करना पड़ेगा तो मैं आपको डार साहब कहूँगा। डार साहब, आप खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और लोग कहते हैं ना कि मैंने फलां से बहुत कुछ सीखा, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा। और ये जो कह रहा हूँ ये कोई लफाजी या सिर्फ इसलिए नहीं है कि टेलीविज़न के ऊपर मैं बैठकर इस तरह से आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। ये दिल के मेरे जज्बात हैं, मेरे दिल की फीलिंग्स हैं। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं और पाकिस्तान की शो बिज़नेस में जब एंटरटेनमेंट की तारीख़ लिखी जाएगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है डार के उसमें आपका नाम ना हो। और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। आप में एक टेम्पो है, एक टोन है, रिदम है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको पंच लाइन कहने का सलीका है। जिस खूबसूरती से आप उसको बना के लाते हैं और फिर जब वो पंच आता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कौन भूल सकता है आपके स्टेज के ड्रामे मैं पतलून और नौकरी, जिसका नाम पहले बुड्ढा ट्रंक बोस्की था। बेशुमार थिएटर में आपने काम किया, टेलीविज़न पे बहुत सारी सीरियल्स की आपने, और मैंने आपसे बहुत सीखा है। और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप खुश रहें और इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहें। बात से बात निकालने का हुनर अगर किसी को सीखना है तो वो खालिद अब्बास डार से सीखे। मोइन अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी शमूलियत ने डार्लिंग को यादगार बना दिया। शुक्रिया मोइन साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी।
बहुत शुक्रिया डार, जीते रहिए, खुश रहिए। मेरे रश्के कमर पानामा का सफर हुआ कुछ मुख्तसर तो मजा आ गया। मेरे खान सबर थोड़ा और सबर, JIT बन गई है, मजा आ गया। वेलकम बैक नाजरीन। डार्लिंग के गाए हुए पैरोडी सॉन्ग्स जिसकी आप अक्सर फरमाइश करते हैं, मगर हमारे यहाँ वक्त बहुत कम होता है, हम आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाते। आज आपकी भरपूर फरमाइश पर डार्लिंग का गाया हुआ चौक स्टूडियो का वो पैरोडी सॉन्ग फिर से पेश खिदमत है। तारी बात गणे कदे आवो निराशीला मारे देश जो तारी बात गणे। कदे आवो निराशीला मारे देश जो तारी बात गणे। कदे आवो निराशीला मारे देश जो तारी बात गणे। खाना है वो सब कुछ खाना है, खा के जाना पराए देश। ना रोकना कभी न टोकना, चाहे ईद मनाए परदेश। राग पुराने हमको सुनाने फिर आए हैं ये। बिजली देने का वादा सजना, कभी तू भी याद करे। हर ना जाने के बाद सारी उम्र कुछ तू भी याद करे। अरे आवन जावन करे गया रे, कर गया बोल अनेक। अरे आवन जावन करे गया रे, कर गया बोल अनेक। इनडाड़े गुणती गट्टिरी गई आंगनियाड़ी रे। इनडाड़े गुणती गट्टिरी गई है रो राड़ी रे। कदे आवो निराशीला मारे देश जो तारी बात गणे। कदे आवो निराशीला मारे देश जो तारी बात गणे। इंडिया जरा सुन इंडिया, ऐसा सरहदों पे ना कर काम। तेरी हरकतें नहीं ठीक है, तुझे ठीक करेगी मेरी फौज। अकल ठिकाने तेरी लगाने सब एक है हम। तूने UNO में जो भी है कहा, कौम तुझसे प्यार करे। लेकिन ये दुआ है मियाँ एक बार कभी यहाँ ईद करे। अरे गांजो रे पिए
गजपति रे भांग पिए भोपाल, अरे गांजो रे पिए गजपति रे भांग पिए भोपाल। अमल आरोग्य छत्रपति दारू पिए दादा, अमल आरोग्य छत्रपति दारू पिए दादा। कदे आवो नीरासीला मारे देश, जो थारी बात गणे। कदे आवो नीरासीला मारे देश, जो थारी बात गणे। ख़वातीनो हज़रात, आइए देखते हैं कि हमारा डिप्टी डार्लिंग जो है आज कहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। हाँ भाई डिप्टी, किधर हो? ओए ओ किथे होया डार्लिंग जी? गर्मी दे विच सड़ना पिया, भुजना पिया हूं मैं। यार तो गर्मी में क्यों सड़ रहे हो? किसी ठंडी जगह पे जाके बैठो। ठंडी जगह? केही ठंडी जगह? घर दे विच लाइट आंदी कोई नहीं, पखे चलदे कोई नहीं। अब मैं किथे जावां? केही ठंडी थां लभां? किथे लभां मैं? यार घर को छोड़ो, किसी सायादार दरख्त के नीचे खड़े हो जाओ। यहाँ कोई बोर्ड या पीपल नहीं पुराने जमाने का लगा हुआ, वहां पे तो बहुत लोग बैठ जाते होते हैं। लो सायादार दरख्त हुन, अव्वल ते दरख्त ही हुन घटदे जा रहे ने शहर चो। जिथे जिथे है ने उथे रेहड़ियां लगी हैं, किसी ने फ्रूट चाट लाए, भल्ले लाए, कुछ और वेची जाए, उथे ते खलोन नहीं देंदे। यार तुम इस तरह करो, अगर दरख्त तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा तो यहाँ बाजार में ठंडा शरबत बिकता है, कोई ठंडा शरबत पी लो ताकि गर्मी का एहसास तो कम हो। बहुत अच्छे, चंगा मशवरा देंदे पे हो, यानी गर्मी दूर ते बीमारी नेरे कर लवां। जरा 10-10 रुपए का शरबत वेचते ने ना, सड़कों ते फुटपाथों ते लाग, निरियां बीमारियां ने। चीनी शीनी नहीं पाते, ओहदे ते स्क्रीन पाई हुंदी है, ते बस पियो ते बीमार। भाई अगर बीमारी का इतना डर है तो फ्रेश जूस पी लो। कितनी जूस की दुकानें हैं इधर। बहुत अच्छे डार्लिंग जी, की मशवरा दिता जे। ओ गिलास पता किन्ने दा जे? फ्रेश जूस दा 100 रुपए दा। चलो अज तो तुसी दे दियोगे ते कल भी तो फिर तुसी दियोगे ना। हुण मैं तुहानू आदत पा दा कि तुसी मेरे ते रोज 100 रुपया लाओ। मैनू शर्म आंदी है ना, मैं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी का तुम्हारे पास कोई हल नहीं है। गर्मी दे ते बड़े हल ने, पर गरीब आदमी वास्ते कोई हल नहीं जे। ए अमीरां नू वेखो तुसी, हुण घरां दे विच एसी लगे ने, गड्डी च बहिंदे ने ओथे एसी, दफ्तरां च जांदे ने ओथे एसी। ते जे कोई मसला हो जाए, बत्ती चली गई है, उन्हां कोल यूपीएस भी ने ते जनरेटर भी ने, उन्हां नू ते टेंशन ही कोई नहीं हुंदी। मरदा है ते हर पासों गरीब ही मरदा है। भाई जाती उम्र चले जाए गरीब, या फिर हाथ वाला पंखा ले ले। ओदी भी सुन लो, वो भी कुछ सस्ते नहीं लभदे, वो भी बड़े महंगे लभदे ने। ते जेड़े लभदे ने वो पता है एडा घटिया मटीरियल लगा हुंदा है। इंज निकलोगे ना, डंडी ओथे, उतला हिस्सा ओथे, पता ही नहीं लगता। औखे सौखे होके चुको, ऐथे रखो ते ऐथे रख के अपना मुंह इंज करते रहो। ओ भाई तुम्हें चाहिए कि खादमे आला पंजाब से सबक सीखो। जब उन्हें गर्मी लगती है ना, ये लगती थी कभी किसी जमाने में, जब मैं बच्चा था तो वो तंबू के नीचे बैठ के पंखा चलते थे। भाई नहर में नहाया जा सकता है अगर ठंडा पानी नहीं मिलता कहीं से। हाँ जी बिल्कुल, नहाया जा सकता है। उथे भी बीमारियां चंबर जाती है जे, एंडा गंदा पानी हुंदा है। मेरी समझ से बाहर है कि हर तजवीज मेरी रद्द कर रहे हो तुम। कोई ऐसा तरीका नहीं कि जो गरीब आदमी है वो गर्मी से महफूज रह सके? एक तरीका है वे, ए गरीब नू ना तो थां ही मार दियो, बिल्कुल मार दियो। चेक करो किते थोड़ा भी जिंदा ते नहीं, बस थोड़े मसले हल हो जाएंगे सारे। गरीब की गरीबी भी मर जाएगी। अल्लाह करे ये फरियाद तुम्हारी साहिब इख्तियार सुन ले और ना रहेगा गरीब, ना रहेगी गर्मी। लो फिर मैनू इजाजत दियो, मैं हुण धुप्पे खलो के अपना पसीना जेड़ा ना वो सुका लवां, ते नाले इजाजतां भी तुहाडे कोल हुण लै ही लेना। मेरा ख्याल है मैं कैमरामैन मुबीन दे नाल डिप्टी डार्लिंग एक्सप्रेस न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, जब तक डिप्टी अपना पसीना सुखाता है मैं वक्फा किए देता हूँ। मेरे रश्के कमर पानामा का सफर हुआ कुछ मुख्तसर तो मजा आ गया। मेरे खान सबर थोड़ा और सबर, JIT बन गई है मजा आ गया।
पेश खिदमत है ख़वातीन और हज़रात, डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। नाज़रीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। मेरे रश के कमर पानामा का सफर हुआ कुछ मुख्तसर तो मजा आ गया। मेरे खान सबर थोड़ा और सबर, JIT बन गई है मजा आ गया। बर्क सी गिर गई फैसला आया तो, बर्क सी गिर गई फैसला आया तो, बर्क सी गिर गई फैसला आया तो, बात ऐसी सुनाई मजा आ गया। मेरे जर्नल कमर दहशत गर्दों को जब तूने आँख दिखाई मजा आ गया। सुनते ही सामने आ गए और हर एक बात पर गुस्सा करते गए। मियाँ जी खुश हुए और गले मिल गए, मियाँ जी खुश हुए और गले मिल गए। देख कर दोनों भाई मजा आ गया। मियाँ जी खुश हुए और गले मिल गए, देख कर दोनों भाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर पानामा का सफर हुआ कुछ मुख्तसर तो मजा आ गया। और है फैसला होने में, तहकीकात का मंजर आया होने में, तहकीकात का मंजर आया होने में। पैसे कैसे गए, कैसे तोहफे मिले, कैसे दौलत बनाई मजा आ गया। मेरे खान सबर थोड़ा और सबर, JIT बन गई है मजा आ गया। मेरे रश के कमर पानामा का सफर हुआ कुछ मुख्तसर तो मजा आ गया। मेरे रश के कमर पानामा का सफर हुआ कुछ मुख्तसर तो मजा आ गया।